किसानों की एक छोटी सी कमेटी जो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट बनी थी, आज 80,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमूल कैसे बना टेस्ट ऑफ इंडिया? यह कहानी है अमूल डेयरी मिल्क की। कैसे गुजरात के आनंद गांव के किसानों द्वारा स्टार्ट की गई एक ब्रांड आज नेस्ले और ब्रिटानिया जैसी कंपनियों को टक्कर दे रहा है। कहानी शुरू होती है 1940 से, जब भारत के गांव में किसान अपनी गाय और भैंस का दूध बेचकर गुजारा करते थे। सुबह सुबह महिलाएं उठती, पशुओं की सेवा करती, दूध निकालती और फिर किसान उसे बेचने निकल जाते। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें उनकी मेहनत का सही कीमत नहीं मिल पाता था, क्योंकि दूध का यह पूरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर और मिडिलमैन कंट्रोल कर रहे थे और किसानों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि किसान को हर हाल में दूध बेचना ही था, वरना अगले दिन तक तो वह खराब ही हो जाती थी। और इसी का फायदा उठाते हुए दूध को कॉन्ट्रैक्टर बहुत कम प्राइस पर खरीदते थे। फिर साल आया 1945, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बॉम्बे मिल्क स्कीम लेकर आई। दरअसल इस स्कीम के तहत किसानों से दूध खरीदकर गुजरात के आनंद शहर में पाश्चराइज्ड किया जाता था। असल में पाश्चराइज्ड में होता यह है कि दूध को एक फिक्स टेम्परेचर पे गर्म करके जल्दी से ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस में दूध में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। अब आनंद शहर में इस प्रोसेस को पूरा करके दूध को बॉम्बे पहुंचाना पड़ता था और इसका टेंडर मिला था पॉल्सन कंपनी को। दरअसल पॉल्सन कंपनी दूध से बटर और घी जैसे प्रोडक्ट बनाती थी, जिसका उपयोग ब्रिटिश ऑफिसर्स और भारत के अमीर लोग करते थे। चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुजरात के मिल्क प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम पॉल्सन डेयरी को दे रखा था, इसीलिए किसानों को मजबूरन दूध इसी कंपनी को बेचना पड़ता था। हालात इतनी खराब थी कि अगर दूध का मार्केट प्राइस 5 रुपए था तो किसानों को 1 या 2 रुपए में बेचना पड़ता था। यह बिल्कुल एक तरफा बिजनेस था, क्योंकि किसानों के पास न तो नेगोशिएशन करने की पावर थी और ना ही कोई और खरीदार। बात यहीं पर खत्म नहीं होती थी। किसानों को कंपनी तक दूध पहुंचाने का खर्चा भी खुद ही उठानी पड़ती थी और क्वालिटी में थोड़ी भी कमी निकली तो पेमेंट भी रोक दी जाती थी, जिसके चलते किसानों की हालत बदतर होती जा रही थी और बहुत सारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। अब जब किसानों की परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो उनका गुस्सा फूटा और अपनी शिकायत लेकर पहुंचे त्रिभुवन दास पटेल के पास। त्रिभुवन दास पटेल उस समय वहां के एक रिस्पेक्टेड लीडर थे और किसानों की हक के लिए लड़ते थे। जब किसानों ने अपनी परेशानियां उनको बताई तो त्रिभुवन दास किसानों की शिकायत लेकर कांग्रेस के बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसानों का मसीहा माना जाता था और उनकी बात पूरा देश मानता था, यहां तक कि उनके सामने अंग्रेजों के भी पसीने छूट जाते थे। सरदार पटेल ने किसानों को समझाया कि किसानों को एकजुट होना पड़ेगा और एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब अब किसान खुद अपनी डेयरी चलाएंगे, वो खुद मिल्क का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में कोई मिडिल मैन नहीं होगा, जिससे पूरा प्रॉफिट किसानों के बीच बांटा जाएगा। सरदार पटेल ने किसानों को समझाया कि अगर वो मिलकर काम करते हैं तो वो दूध पॉल्सन को देने की बजाय डायरेक्ट बॉम्बे मिल्क डिवीजन को बेच सकते हैं। और इस काम को पूरा करने के लिए सरदार पटेल ने कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता मोरारजी देसाई को लगाया। ये वही मोरारजी देसाई हैं जो आगे चलकर देश के पीएम भी बने। और इस तरह से मोरारजी देसाई ने खैरा डिस्ट्रिक्ट में 4 जनवरी 1946 को समरखा गांव में किसानों के साथ मिलकर एक मीटिंग रखी और डिसाइड किया कि खैरा डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में एक कोऑपरेटिव कमेटी बनाई जाएगी और किसान दूध उसी कमेटी को बेचेगी। यहां तक कि किसी ब्रिटिश ऑफिसर या कंपनी को दूध खरीदना होगा तो उनको इस कमेटी से एग्रीमेंट करना होगा, नहीं तो उन्हें दूध नहीं दिया जाएगा। वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसानों का यह बदला रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया और इस कम्युनिटी को अप्रूवल देने से इनकार कर दिया। लेकिन किसानों ने ठान लिया था कि अब वो यह अन्याय नहीं सहेंगे और उन्होंने हड़ताल करते हुए दूध की सप्लाई बंद कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस हड़ताल को कुचलने की पूरी कोशिश की। किसानों को डराने धमकाने के लिए झूठे मुकदमे दायर किए गए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे और उनकी हर धमकी का डटकर सामना किया। इस हड़ताल को 15 दिन बीत गए और दूध की सप्लाई रुकने की वजह से सरकार की बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरह से फेल होने लगी। दूध की किल्लत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ता गया और फिर थककर उन्हें किसानों की शर्तें माननी पड़ी। और इस तरह गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में जून 1946 में कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई
और इसके 6 महीने बाद दिसंबर 1946 को इसे फॉर्मली रजिस्टर्ड किया गया। इतना ही नहीं, अगले 2 सालों में ही 1948 तक इस कोऑपरेटिव ने बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए दूध को पाश्चराइज्ड भी करना शुरू कर दिया था। इस समय तक करीब 450 किसान इससे जुड़ चुके थे और हर दिन 5000 लीटर दूध की सप्लाई हो रही थी। अगले कुछ ही सालों में किसानों की संख्या और बढ़ गई। हालात ऐसी हो गई थी कि बॉम्बे मिल्क स्कीम इतने सारे दूध की सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। यह प्रॉब्लम सर्दियों में और ज्यादा हो जा रही थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में भैंस गर्मियों के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा दूध देती है। इस तरह हाई सप्लाई और कम कंजम्पशन की वजह से किसानों के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि इतने सारे एक्स्ट्रा दूध का किया क्या जाए। तभी इसका सॉल्यूशन लेकर आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें प्यार से हम मिल्कमैन के नाम से जानते हैं। कुरियन एक विजनरी इंसान थे जो 1949 में अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करके इंडिया आए और सरकार ने उन्हें गुजरात के आनंद शहर में एक सरकारी डेयरी में काम करने के लिए भेजा और यहीं उनकी मुलाकात हुई त्रिभुवन दास पटेल से। और जब त्रिभुवन दास पटेल ने उन्हें किसानों की परेशानियों के बारे में बताया तो उन्होंने दूध की बर्बादी को रोकने के लिए एक्स्ट्रा दूध से बटर, कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर बनाने का आइडिया दिया। ऐसा करने से न केवल दूध को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था, बल्कि उसका मार्केट प्राइस भी कई गुना बढ़ाई जा सकती थी। बटर बनाने तक ठीक था, लेकिन मिल्क पाउडर बनाने के लिए गाय की दूध यूज में आता है और गुजरात के ज्यादातर किसानों से आने वाला दूध भैंस का होता था और भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने के लिए उनके पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन डॉक्टर कुरियन ने यहाँ भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्त हरिचंद मेघा दिलाया से मदद मांगी, जो मिशिगन से डेयरी टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करके आए थे। और फिर हरिचंद मेघा ने अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके 1955 में दुनिया का पहला बफेलो मिल्क स्प्रे ड्रायर तैयार किया। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। ये इनोवेशन न केवल किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ, बल्कि इसने डेयरी इंडस्ट्री में भारत को एक नई पहचान दिलाई। और फिर 31 अक्टूबर 1955 को सरदार पटेल की जन्मदिन की तिथि को इस कोऑपरेटिव ने अपना पहला डेयरी प्लांट खोला, जो केवल इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट था, क्योंकि इसकी डेली कैपेसिटी 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की थी। जब यह तय हो गया कि इस कोऑपरेटिव में अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किया जाएगा, तो प्रोडक्ट्स के लिए एक ब्रांड नाम की कमी महसूस की गई। तब एक नाम सजेस्ट किया गया, अमूल। लेकिन अब सवाल उठता है, अमूल ही क्यों? दरअसल इस नाम के पीछे का कारण है कि अमूल शब्द संस्कृत के अमूल्य से आया है, जिसका अर्थ होता है प्राइसलेस, और दूसरा कि आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म निकाले तो अमूल ही आता है। बट अमूल का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमूल का बटर लॉन्च होते ही सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ और इसका सबसे बड़ी वजह थी उस समय मार्केट में मौजूद पॉल्सन का बटर। क्योंकि पॉल्सन का बटर उस समय लोगों की पहली पसंद बनी हुई थी और पॉल्सन के बटर का स्वाद नमकीन था, साथ ही उसको ज्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता था। साथ ही पॉल्सन का बटर गाय के दूध से बनाया जाता था, जिसकी वजह से उसका रंग हल्का पीला हो जाता था और लोगों को मानो पॉल्सन के क्रीम की आदत सी हो गई थी। इसके उलट अमूल का बटर ताजा क्रीम से उसी दिन तैयार किया जाता था, जिसकी वजह से इसमें कोई खटास नहीं था और इसका स्वाद भी नमकीन नहीं था, और भैंस के दूध से बने बटर का रंग भी सफेद था। इसी वजह से अमूल का बटर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए कंपनी ने अपने बटर में नमक मिलाना शुरू कर दिया और रंग डालकर इसका कलर भी थोड़ा सा पिला कर दिया, और फिर धीरे धीरे लोगों को अमूल का बटर पसंद आने लगा और कुछ ही समय में अमूल ने पॉल्सन को बिट करके मार्केट में अपनी जगह बना ली। लेकिन दोस्तों, अमूल की सफलता के पीछे केवल किसान और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही नहीं थे, बल्कि एक प्यारी सी लड़की का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसे हम अमूल गर्ल के नाम से जानते हैं। हाँ, वही फ्रॉक वाली लड़की जिसे आपने अमूल के प्रोडक्ट्स पे जरूर देखा होगा। एक्चुअली जब अमूल का ब्रांड नाम तय हुआ था, तक इसकी कोई ठोस आइडेंटिटी नहीं थी और यह कमी पूरी की अमूल गर्ल ने, क्योंकि वह अमूल की केवल पहचान ही नहीं बनी, बल्कि इंडियन एडवर्टाइज इंडस्ट्री में अमर हो गई। अमूल ने गुजरात में मानो क्रांति ला दी थी। हर जिले में ऐसे ही कमेटी बनने लगी जो दूध के व्यापारियों को सीधे जोड़ती थी। लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जल्द ही समझ आ गया कि अगर ऐसे ही सारे जिले अपना अपना ब्रांड बनाकर खुद का डेयरी बनाने लगेंगे तो इससे सबको नुकसान होगा।
और इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए सरकार ने गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की स्थापना की। इस फेडरेशन ने सभी जिलों के कमेटी को अमूल के ब्रांड नेम के साथ काम करने का मौका दिया और धीरे धीरे अमूल का कंपटीटर पॉल्सन का भी मार्केट से दबदबा कम होने लगा। और इसके सबसे बड़ी वजह सरकार की पॉलिसी थी। असल में सरकार ने डिसाइड किया कि डेयरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और इस नए रूल की वजह से पॉल्सन कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई और आखिर में पॉल्सन कंपनी बंद हो गई। और इसी दौरान डॉक्टर कुरियन ने व्हाइट फ्लड की शुरुआत की, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें गांवों से दूध कलेक्ट करके देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाने लगा। यह इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल रहा कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। और दोस्तों, अमूल ने न केवल किसानों को फायदा पहुंचाया बल्कि कस्टमर्स को भी हाई क्वालिटी फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स दिलाया। दोस्तों, अगर हम आज अमूल की बात करें तो बहुत ही बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन है। अमूल के पास कुल 18,700 सोसाइटी है और हमारे सब्सक्राइबर्स इतने कम क्यों हैं? जस्ट चिलिंग। कम टू द स्टोरी। जो दूध के कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को संभालती है, साथ ही 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपने अपने एरिया में प्रोडक्ट को डीलर्स तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमूल की कहानी। आपको अमूल की लस्सी पीना गर्मियों में खूब पसंद आती है, तो एक लाइक तो बनता है इस प्रोडक्ट के लिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो गाइस।